दोस्तों अभी हम बात कर रहे हैं सैम्पल पेपर नंबर 2 की ओसीएम की। जो ओसीएम सब्जेक्ट है इसका सैम्पल पेपर नंबर 1 हम आपको दे चुके हैं ऑलरेडी। और ये सारे के सारे जो आप सैम्पल पेपर्स देख रहे हैं ये 2024 यानी कि 2024 का जो अभी आपका एग्ज़ाम शुरू होने वाला है उसकी तैयारियों के लिए है। अगर आपने हमारा इकोनॉमिक्स का पेपर देख लिया होगा तो आपको समझ में आ गया होगा कि ये कितने इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस हैं। और साथ ही साथ आपने एसपी का सेक्रेटरियल प्रैक्टिसेस का पेपर देख लिया होगा, वो भी आपको समझ में आ चुका होगा। उसी तरह से इंग्लिश का भी हमने 5 सैम्पल पेपर दिया हुआ है, उसको भी आपने देख लिया होगा। तो आप यहाँ पे ओसीएम के जो है क्वेश्चंस के आंसर्स देखने वाले हैं। बहुत सारे बच्चों ने जो है मुझे बताया कि जो सर हमारे क्वेश्चंस हैं, ये क्वेश्चंस जो हैं ये कैसे रहते हैं, किस तरह के क्वेश्चंस आते हैं। तो वही क्वेश्चंस आपको दिए जा रहे हैं, किस तरह क्वेश्चंस आते हैं और क्या उनके आंसर्स आपको लिखने हैं, किस तरह से आंसर्स लिखना है, सारा मैं पहले आपका फर्स्ट जो सैम्पल पेपर है उसमें बता चुका हूँ। अब ये आप सेकंड सैम्पल पेपर देख रहे हैं, थर्ड अवेलेबल है, फोर्थ अवेलेबल है, फिफ्थ अवेलेबल है। ठीक है, तो पाँचों सैम्पल पेपर्स आपको पढ़ के अच्छे तरीके से तैयार करना है, आपकी स्कोरिंग बहुत ही अच्छी हो जाएगी। अब बात करते हैं इस सैम्पल पेपर के बारे में। देखिए यहाँ पर आपको दिख रहा है कि ये जो है फर्स्ट क्वेश्चन आपसे पूछा गया है, गिव वन वर्ड फ्रेज टर्म फॉर द फॉलोइंग स्टेटमेंट। ये आपको पांचों क्वेश्चंस करने पे 5 नंबर मिल जाएगा। यहाँ पे आपको दिया गया है कि 5 नंबर का ये क्वेश्चन है। टोटल जो ये फर्स्ट क्वेश्चन है 20 नंबर का रहेगा। हर एक क्वेश्चन 5-5 नंबर का रहेगा। ये पहला क्वेश्चन 5 नंबर का है, जैसा कि आप देख चुके हैं। ए पार्ट जो है ये 5 नंबर का है। ठीक है, जो ये ए पार्ट आप देख रहे हैं ये आपका 5 मार्क्स का है, जैसे कि आप यहाँ पे देख रहे हैं। फिर आपका जो बी पार्ट है ये भी, अभी मैं इसके आंसर्स की बात करूँगा, आंसर्स हम नीचे डिस्कस करेंगे, क्योंकि बहुत सारे विद्यार्थियों ने, बहुत सारे स्टूडेंट्स ने कहा कि सर सबसे पहले हमें क्वेश्चंस बताइए कि सारे क्वेश्चंस आएंगे कैसे। तो इस तरह के क्वेश्चंस आएंगे आपके, ठीक है, और जैसे कि आपको दिख रहा है। इसी तरह से बी पार्ट में इस तरह से क्वेश्चंस पूछे जाएंगे। अब इनके आंसर्स जो है मैं पहले वीडियो में बता चुका हूँ, जो मैंने सैम्पल पेपर नंबर 1 दिया था कैसे लिखने हैं। अब इसके भी आंसर्स मैं बताऊंगा इसी वीडियो में कि आपको इसके आंसर्स कैसे लिखने हैं। इसके आंसर्स की हम बात करें तो आंसर्स नीचे की तरफ मैंने लिख दिए हैं, देखिए देख सकते हैं आप। ओसीएम सैम्पल पेपर नंबर 2 आंसर, फर्स्ट जो क्वेश्चन है उसके ए पार्ट का आंसर जैसे आप देख सकते हैं यहाँ पर, जो हमें एक फ्रेज या एक वर्ड देना था वो क्या कहलाएगा। तो फर्स्ट वाला कहलाएगा मोशन स्टडी, दूसरा कहलाएगा प्लानिंग, तीसरा जो है एंटरप्रेन्योर, इसके बाद ई बिजनेस और बिजनेस एथिक्स। तो इस तरह से मैंने फर्स्ट पार्ट ए पार्ट का 5 नंबर का 5 क्वेश्चन के आंसर दोगे तो 5 नंबर मिलेगा, बी पार्ट के पाँचों आंसर दोगे तो 5 नंबर मिलेगा, सी पार्ट के पाँचों क्वेश्चन का आंसर दोगे तो 5 नंबर मिलेगा। तो इस तरह से डी पार्ट के भी पाँचों क्वेश्चन का आंसर दोगे तो 5 नंबर मिलेगा। फिर क्वेश्चन नंबर 2 जो शुरू होगा उसकी बात करेंगे। तो चलिए हम वापस अपने क्वेश्चन पेपर पे चलते हैं और सॉल्यूशंस मैं आपको नीचे दे दूंगा। तो इसको आसानी से आप पहले आप खुद अंदाज़ा लगाएं कि इसके आंसर्स क्या होंगे। आंसर्स मैं नीचे दे रहा हूँ, यहाँ पे आपको खुद अपनी दिमाग को, अकल को लगाना है, आपकी प्रिपरेशंस को बताना है कि वाकई में आपने कितने अपने आप को कितना तैयार कर लिया है। तो ये फर्स्ट क्वेश्चन आपको देख लिया आपने। इसमें जो हमारे को कोई भी एक टर्म बतानी थी, जो कि मैंने आपको आंसर अभी दिखाया। सेकंड क्वेश्चन जो है इसमें ट्रू एंड फॉल्स बताना है। इस स्टेटमेंट में आपको चूज करना है कि कौन सा ट्रू एंड फॉल्स है, और ये भी आपको 5 नंबर ही देगा। ध्यान रखिएगा, क्वेश्चन बिल्कुल इस तरह के ही आपको देखने को मिलने वाले हैं। 5 सैंपल पेपर्स पढ़ लिए तो आपका स्कोर जो है हाई लेवल पे पहुंच जाएगा। अब इसके बाद बात करते हैं नेक्स्ट, जो आपका सी सेक्शन है। ठीक है, आपका जो सी है ये भी 5 नंबर का रहेगा। मैंने बताया था 4 सेक्शंस पूछे जाएंगे, सारे 5-5 नंबर के रहेंगे। ये सी सेक्शन जो है ये आपका 5 नंबर का है। ठीक है, यहाँ पर ऑप्शंस आपको दिए गए हैं, ग्रुप ए से ग्रुप बी में जो है इन ऑप्शंस को यूज़ कर लेना है। सी हो गया। इसके बाद जो डी पार्ट है ये आपका 5 नंबर का रहेगा, जो कि आप देख रहे हैं यहाँ पर डी पार्ट है, ये भी 5 नंबर का रहेगा। ठीक है, इसमें भी आपको जो है अरेंज करना है प्रॉपर ऑर्डर में, पहले कौन सी चीज़ होगी, दूसरे नंबर पे कौन सी चीज़ होगी, तीसरे नंबर पे कौन सी चीज़ होगी, ऑर्डर वाइज आपको इसको अरेंज कर देना है। फिर सेकंड क्वेश्चन जो स्टार्ट होता है आपका, ये 8 नंबर का क्वेश्चन रहेगा। इसमें एनी 4 अटेम्प्ट करने हैं, एनी 4 अटेम्प्ट करोगे। ठीक है, ये चीज़ आपको ध्यान रखना है। 8 नंबर आपको दिया जाएगा कि ये आपका इंश्योरेबल इंटरेस्ट क्या होता है, एलपीओ क्या होता है। ठीक है, इसको आपको समझाना, एक्सप्लेन करना है। स्टेट कमीशन क्या होता है, ट्रांसपोर्ट क्या होता है, आउटसोर्सिंग क्या होगी, प्राइस क्या होगी। इसमें से कोई भी 6 में से आपको केवल 4 करने हैं और एनी 4 करने हैं, ये चीज़ आपको ध्यान रखनी है। समझ में आ गया होगा दूसरा क्वेश्चन कैसा पूछा जाएगा। इस तरह से आप तीसरे क्वेश्चन की बात करें तो यहाँ पर जो है आपको केस स्टडी आधारित क्वेश्चंस पूछे जाते हैं, जिसमें से एनी 2 करने हैं। आपको यहाँ पे 3 क्वेश्चंस मिलेंगे, जैसे कि आप देख रहे हैं फर्स्ट क्वेश्चन। तो आपका देखिए, थर्ड क्वेश्चन जो मैंने बताया, ये 3 क्वेश्चंस मिलेंगे। और ये 3 क्वेश्चंस करोगे तो इसमें, सॉरी, 3 क्वेश्चंस मिलेंगे, इसमें से 2 क्वेश्चंस करोगे तो आपको 6 मार्क्स मिलेंगे। ठीक है, ये चीज़ आपको समझ में आ गई। अब ये 6 मार्क्स लेने के लिए आपको कोई भी 2 क्वेश्चंस अटेम्प्ट करने हैं, या तो आप फर्स्ट वाला ये वाला क्वेश्चन अटेम्प्ट करिए, इसको स्टडी करिए, और इसके ये 3 क्वेश्चंस के आंसर आपको देने होंगे। ठीक है, तो यहाँ पर देखो, ये ऑन दिस कॉन्टेक्स्ट फाइंड आउट द मैनेजमेंट फंक्शन परफॉर्म बाय मिस्टर राम ने क्या परफॉर्म किया, मिस्टर श्याम ने क्या परफॉर्म किया और मिस्टर शुभम ने क्या परफॉर्म किया, इस पूरे पैराग्राफ के हिसाब से जो इन्होंने
अभी अभी पढ़ा है, आपने देख लीजिए, आपके सामने स्क्रीन पर पूरा का पूरा पैराग्राफ है। तो इस पैराग्राफ से आपको बताना है कि इन लोगों ने क्या ऑपरेशंस फॉलो किए हैं या क्या फंक्शंस फॉलो किए हैं। पहला तो ये आपसे पहला क्वेश्चन पूछा जाएगा, जिसका आंसर देते ही आपको 3 नंबर मिल जाएगा। अगर आप ये नहीं देना चाहते हैं तो आप ये दूसरा अटेम्प्ट करिए। अगर ये दूसरा अटेम्प्ट करते हैं तो यहाँ पर ये 3 क्वेश्चन पूछे गए हैं, इसमें आप देख रहे हैं फर्स्ट क्वेश्चन, सेकंड क्वेश्चन एंड थर्ड क्वेश्चन। ये आप 3 कर देते हैं इस क्वेश्चन के अकॉर्डिंग, तो यहाँ से आपको 3 नंबर मिल जाएंगे। अगर आप फिर भी फर्स्ट और नहीं करना चाहते या सेकंड कोई नहीं करना चाहते दोनों में से, तो आपको तीसरा ऑप्शन भी मिलेगा, यानी तीसरा क्वेश्चन भी आप अटेम्प्ट कर सकते हैं। तो 3 क्वेश्चन में से कोई भी 2 ही अटेम्प्ट करने हैं, और इसमें भी आपको जो है 3 क्वेश्चंस पूछे जाएंगे और तीनों के आंसर्स देते ही 3 नंबर मिल जाएंगे। तो आपको ये चीज़ समझ में आ गई। आइए फोर्थ नंबर क्वेश्चन की बात करते हैं। अब यहाँ पर जो है आपको फोर्थ क्वेश्चन में ना 3 अटेम्प्ट करने हैं, कोई भी 3 करोगे तो आपको 12 नंबर मिल जाएगा, यानी कि एक क्वेश्चन जो है आपको कितने नंबर देगा, 4 नंबर देगा। एक क्वेश्चन 4 नंबर आपको देने वाला है। यहाँ पे आपको अंतर बताना है। कोऑर्डिनेटिंग एंड कंट्रोलिंग में क्या अंतर होता है, लाइफ इंश्योरेंस और मरीन इंश्योरेंस में क्या डिफरेंस हो सकता है, स्टेट कमीशन और नेशनल कमीशन में क्या डिफरेंस होता है, ऑर्गेनाइजिंग और स्टाफिंग में क्या अंतर होता है। ठीक है, इनमें से चारों में से कोई 3 आपको जो अच्छा लगता है, जो आपको अच्छी तरीके से आता है वो करना है। आंसर्स मैं नीचे बताने वाला हूँ आपको। क्वेश्चन नंबर 4 के बाद क्वेश्चन नंबर 5 की बात करें तो यहाँ पर जो है आपको एनी 2 करने हैं। अगर आप 2 करते हो तो आपको एक क्वेश्चन के 4 नंबर मिलेंगे, यानी कि 2 क्वेश्चन करोगे तो 8 नंबर आपको मिल जाएंगे यहाँ पर। अब यहाँ पे आपको 8 नंबर लेने के लिए यहाँ पे 3 क्वेश्चन है, इसमें से कितने करने हैं, केवल 2 करने हैं। तो यहाँ पे पूछा गया है बिजनेस एथिक्स क्या होते हैं, ठीक है, फीचर्स इसके क्या होते हैं, और यहाँ पर 4 राइट्स ऑफ कंज्यूमर क्या हो सकते हैं, और एक्सप्लेन डिटेल सिग्निफिकेंस ऑफ मार्केटिंग टू द फर्म, ये क्या होगा। तो तीनों में से कोई भी 2 अटेम्प्ट करना है, जो आपको बेस्ट लगता है। पांचों क्वेश्चन समझ में आ गया। आइए छठे क्वेश्चन पे। छठा जो क्वेश्चन है, जस्टिफाई द फॉलोइंग स्टेटमेंट। इसमें से आपको कोई भी 2 स्टेटमेंट को जस्टिफाई करना है, ठीक है, क्यों और वाई और कैसे, ठीक है। तो इसको जस्टिफाई करना है। यहाँ पे 4 स्टेटमेंट है और इसमें से चारों में से केवल 2 को आपको जस्टिफाई करना है, यानी 2 करते ही आपको 8 नंबर मिल जाएंगे यहाँ पे। फिर जो 7वां क्वेश्चन है, इसमें बात कर रहा है अटेम्प्ट एनी 2। अब यहाँ पे भी आपको 2 ही करने होंगे, ध्यान रखना, बिल्कुल सेम टू सेम ऐसा ही आपको पेपर देखने को मिलने वाला। क्वेश्चन नंबर 7 जो है, क्योंकि बहुत सारे बच्चों ने कहा कि सर आप क्वेश्चन के साथ आंसर देते जा रहे हो, यानी कि पहला क्वेश्चन मैंने लिखा, उसके नीचे मैंने उसका आंसर लिख दिया, दूसरा क्वेश्चन लिखा, उसका मैंने आंसर लिख दिया, तीसरा क्वेश्चन लिखा, मैंने आंसर लिख दिया। आपने अगर सैम्पल पेपर नंबर 1 देखा है तो आपको पता होगा कि मैंने वहाँ पे सारे आंसर्स क्वेश्चन के साथ साथ दिए थे। अभी मैं क्वेश्चन पेपर ही दे रहा हूँ, उसके बाद मैं नीचे आंसर दूंगा, ठीक है। तो यहाँ पर देख सकते हैं, ये यानी 2 करोगे तो 10 नंबर मिलेंगे, यानी कि बहुत बड़े बड़े क्वेश्चन हो गए। 5-5 नंबर का है ये, ठीक है, 5-5 नंबर अटेम्प्ट करोगे तो मिलेगा आपको। यहाँ पर कोई भी एक करोगे ना तो आपको 8 नंबर सीधा मिलेगा, यानी कि एक क्वेश्चन करते ही 8 नंबर मिलेगा। यहाँ पे 2 ऑप्शंस मिलेंगे, दोनों में से कोई भी एक करना होगा आपको, लेकिन मैं सारे आंसर्स दूंगा, 7th का भी दूंगा, 8th के भी सारे आंसर्स दूंगा। इस तरह से सारे 8 के 8 प्रश्नों के उत्तर हम नीचे देखने वाले हैं ये। अब चलिए देखते हैं, यहाँ पर मैंने इंस्ट्रक्शन दिया हुआ, अगर आप इस पीडीएफ के आंसर को लेना चाहते हैं, मतलब ये क्वेश्चन पेपर विद आंसर लेना चाहते हैं, तो ये इंस्ट्रक्शंस फॉलो कर सकते हैं आप। अब ये आंसर सीट की बात करें तो यहाँ पर देखिए, ओसीएम सैम्पल पेपर 2 जो है उसके आंसर्स की बात करेंगे। तो ये रहा फर्स्ट ए पार्ट का आंसर, जो कि मैं आपको स्टार्टिंग में मैंने जो जिन बच्चों ने स्किप नहीं किया होगा, जिन बच्चों ने समझ लिया होगा, तो ए पोर्शन में जो पूछा गया था कि आपको एक फ्रेज या एक वर्ड में जो डिफाइन करना था, तो ये आंसर हो जाएगा आपका, ठीक है ना, समझ में आ गया होगा आपको। इसी तरह से आपका जो बी पोर्शन है, तो बी पोर्शन में आपसे क्या पूछा गया है, तो बी पोर्शन में आपसे पूछा गया कि भाई स्टेटमेंट कौन सा फॉल्स है या ट्रू है, आप ये बताइए, ठीक है। तो आप ये भी आराम से बता सकते हैं। इसके बाद आपका सी पोर्शन जो था, सी पोर्शन जो था जिसमें आपको टेबल की मैचिंग करनी थी, टेबल ग्रुप ए से ग्रुप बी को मैच करना था, वहाँ पे ऑप्शंस गिवन थे। तो पहला ऑप्शन जो है वो प्लानिंग आ जाता, दूसरा ऑप्शन एग्रो टूरिज्म आ जाता। इस तरह से ये सारे के सारे ऑप्शंस आपको फिलअप करने थे, जो कि आपने क्वेश्चन देख लिया होगा। दोबारा एक बार दिखा देता हूँ आपको। तो इस टेबल में जो है आपको यहाँ से ऑप्शंस जो है चूज़ करने थे, ये ऑप्शंस दिए जाएंगे आपको, और इस तरह का ग्रुप ए ग्रुप बी रहेगा। तो इस तरह से आपको ऑप्शंस इसमें चूज़ करने हैं। 5 सैम्पल पेपर्स दे रहा हूँ, कोई भी सेक्शन जो है चेंज हो सकता है, यानी कि सेक्शन सी में और दूसरा भी क्वेश्चन आ सकता है, लेकिन रहेगा 5 नंबर का ही, ठीक है। तो 5 सैम्पल पेपर्स देखोगे तभी समझ में आएगा कि 5 सैम्पल पेपर वाकई में है क्या चीज़, ठीक है। तो चलिए आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट जो आपका क्वेश्चन था उसके आंसर की बात कर लेते हैं।
सेक्शन ए का आपको आंसर मिल गया, सेक्शन बी का आंसर मिल गया, सेक्शन सी मैंने अभी बताया ग्रुप ए से ग्रुप बी की मैचिंग करनी थी, ऑप्शंस वहाँ पे गिवन थे, बस आपको उन ऑप्शंस को सेलेक्ट करना था सही तरीके से। इसके बाद सेक्शन डी में जो पूछा गया था क्वेश्चन, इसमें पूछा गया था अरेंज करना था प्रॉपर ऑर्डर में। तो सबसे पहले आपसे पूछा गया डायरेक्टिंग था, फिर कोऑर्डिनेटिंग था, फिर स्टाफिंग था। तो यहाँ पे हमारा इस ऑप्शन क्या हो जाएगा सही, कि स्टाफिंग पहले आएगा, फिर डायरेक्टिंग आएगा, फिर कोऑर्डिनेटिंग आएगा। तो ये हमारा जो है इसको अरेंज करना था मैनर में। तो ये हमारा मैनर में अरेंज है, दूसरा वाला अरेंज है, तीसरा वाला अरेंज है, चौथा वाला अरेंज है, पांचवा वाला भी अरेंज है। ये तो पांचों अरेंज करके मैंने यहाँ पे आंसर दिया हुआ है आपको। अब आते हैं क्वेश्चन नंबर टू। क्वेश्चन नंबर टू में आपसे क्या पूछा गया था, आपसे बोला गया था कि एक्सप्लेन करना है इन कॉन्सेप्ट को। तो इंश्योरेबल इंटरेस्ट क्या होता है, ठीक है, उसको आपको क्या करना है, थोड़ा सा समझाना है, एक्सप्लेन करना है कॉन्सेप्ट को या टर्म को। इस टर्म को क्या कहते हैं, क्यों होता है, क्या मतलब होता है, ये सारी टर्म्स को एक्सप्लेन करेंगे आप। इसके बाद जो है क्वेश्चन नंबर, जो आपका ये फर्स्ट हो गया, उसमें दूसरा पूछा गया था एलपीओ के बारे में। तो एलपीओ क्या होता है उसके बारे में आपको एक्सप्लेन करना था। तीसरा पूछा गया था स्टेट कमीशन क्या होता है, इसको एक्सप्लेन करिए। तो स्टेट कमीशन को हमने एक्सप्लेन किया हुआ है। इसके बाद ट्रांसपोर्ट को एक्सप्लेन करिए। तो ट्रांसपोर्ट को कैसे एक्सप्लेन करोगे, तो इस तरह से हम एक्सप्लेन कर सकते हैं। इसके बाद एक हमसे पूछा गया आउटसोर्सिंग को एक्सप्लेन करिए। तो आउटसोर्सिंग को हम इस तरह से एक्सप्लेन करेंगे, ठीक है। तो ये सारे के सारे सॉल्यूशंस बताते जा रहा हूँ। नेक्स्ट जो है प्राइस को आप एक्सप्लेन करिए, इस टर्म को एक्सप्लेन करिए। तो हमने इस प्राइस को भी एक्सप्लेन किया हुआ है। इसके बाद जो आपका थर्ड क्वेश्चन आता है उसकी बात करते हैं। थर्ड क्वेश्चन में आपसे मैंने बोला था कि यहाँ पे केस स्टडी या सिचुएशन जो है आपको दी जाएगी, और उस पर आपको अपने ओपिनियन देने हैं, ठीक है। जैसा कि आपने देखा था क्वेश्चन नंबर थर्ड, उसमें पूछा गया था आपसे क्वेश्चन कि जो राम है वो कौन सा फंक्शन परफॉर्म कर रहा है मैनेजमेंट का, श्याम कौन सा परफॉर्म कर रहा है, और जो है शुभम कौन सा परफॉर्म कर रहा है फंक्शन का, मैनेजमेंट का फंक्शन, ठीक है। तो ये तीनों के आंसर यहाँ पर मैंने दे दिए। इसके बाद इसी में दूसरा क्वेश्चन पूछा गया था, आपको इन तीनों में से कोई दो ही आंसर देने थे। फर्स्ट वाला आंसर दे दीजिए, सेकंड वाला, दो ही आंसर देने हैं आपको। मैंने तीनों दे रखा है, ठीक है, ध्यान रखना है। तो आपको तीनों नहीं देने एग्जाम में, क्वेश्चंस को ध्यान से पढ़ना, इंस्ट्रक्शंस जो बता रहा हूँ उसको फॉलो करना। तो यहाँ पर जो है फर्स्ट का आंसर ये हो जाएगा। सेकंड जो क्वेश्चन पूछा गया था आपसे, सेकंड में फिर से आपको एक छोटा सा पैराग्राफ दिया था उसी में, सोहम के रूप में, ठीक है। उसमें क्या है, फाउंड आउट ड्रीम ऑफ सोवम एंड नवीन। नवीन का जो है ड्रीम और सोहन का ड्रीम क्या था वो बताना था। दूसरा पूछा गया था कि जो है इसमें पूछा गया था आपसे वन फीचर ऑफ एंटरप्रेन्योर क्या होता है। तो एंटरप्रेन्योर का जो है एक फीचर आपको बता देना था। तीसरा आपसे पूछा गया था टू बिकम सक्सेसफुल एंटरप्रेन्योर विच क्वालिटीज मिस्टर सोहम शुड हैव। तो वो कैसे एक जो है बिकम एंटरप्रेन्योर बनेगा अगर सक्सेसफुल, तो उसके बाद अंदर कौन सी क्वालिटीज़ होनी चाहिए। तो उसके अंदर सारी की सारी क्वालिटीज़ ये हैं। तो ये सारी क्वालिटीज़ जो है आपको लिखनी थी। तो ये हो गया आपका आंसर। आगे बढ़ते हैं, जो थर्ड क्वेश्चन है आपका, इसमें पूछा गया था आपसे कि जो है कौन सी वेबसाइट, वहाँ पे दिया गया था आपको क्वेश्चन, उस वेबसाइट पे आपको बताना था कि कौन कौन सी वेबसाइट जो है वो C2C है, कौन सी वेबसाइट जो है आपकी V2C है, और कौन सा जो है आपका यहाँ पे पूछा गया फर्स्ट स्टेप कौन सा लेगा अजय, ठीक है। अजय जो है फर्स्ट स्टेप कौन सा लेगा, ये इसमें पूछा गया था। तो ये सारे के सारे आंसर्स मैंने दिए हुए हैं। इसके बाद जो फोर्थ क्वेश्चन है उसमें आपसे बोला गया था कि डिफरेंसेस बताइए, जिसमें आपको कोऑर्डिनेटिंग और कंट्रोलिंग दोनों में क्या अंतर होता है ये बताना है। तो इसमें आपको कम से कम एटलीस्ट 4 पॉइंट लिखने हैं, जैसे कि मीनिंग लिख सकते हैं, ऑब्जेक्टिव लिख सकते हैं, एरिया ऑफ फंक्शन लिख सकते हैं, फैक्टर्स लिख सकते हैं, या रिसोर्सेज लिख सकते हैं, या लेवल मैनेजमेंट लिख सकते हैं। कोई भी चार आपको लिखने हैं इसमें से, ध्यान रखना है ज़्यादा नहीं लिखना है, ओनली 4 आपको इसमें से पॉइंट्स लिख देने हैं, ठीक है। दोनों का डिफरेंस बताते हुए एक तरफ कोऑर्डिनेटिंग लिख देंगे और दूसरी तरफ कंट्रोलिंग। और कोई भी आप मीनिंग के थ्रू आप डिफरेंस बताइए, या ऑब्जेक्टिव के थ्रू बताइए, या एरिया ऑफ फंक्शन के थ्रू बताइए, या फिर आप फैक्टर्स, रिसोर्स या लेवल ऑफ मैनेजमेंट के थ्रू बताइए। कोई भी 4 पॉइंट जो आपको बेहतरीन लगते हैं, जो आसानी से आप लिख पाएंगे, जो आसानी से याद कर पाएंगे, उनको याद करिए। नेक्स्ट जो पूछा गया था लाइफ इंश्योरेंस और मरीन इंश्योरेंस में जो है आपका क्या डिफरेंसेस होता है। तो इसमें भी कोई भी 4 पॉइंट लिखना है, जैसा कि मीनिंग है या फिर हु टेक इट। तो ये आप जो है कोई भी 4 पॉइंट लिखेगा, जो मैंने यहाँ पे दिए हैं इनमें से कोई भी 4 ही पॉइंट आपको लिखने हैं, ज़्यादा डिटेल नहीं लिखनी है। इसके बाद आता है आपका थर्ड, जिसमें पूछा गया था स्टेट कमीशन और नेशनल कमीशन में क्या डिफरेंसेस होते हैं। तो इसमें भी कोई भी 4 डिफरेंस आपको बता देना है। तो इस तरह से ये 4 डिफरेंस आप कोई भी बता दीजिए, जो आपको अच्छा लगता है उसको याद कीजिए। आते हैं नेक्स्ट जो पार्ट है, इसमें आपसे क्या पूछा गया है उसकी बात करते हैं। इसमें पूछा गया था ऑर्गेनाइजिंग और स्टाफिंग में क्या डिफरेंसेस हो सकते हैं। तो ऑर्गेनाइजिंग का क्या डिफरेंस हो सकता है, ठीक है। तो ये इसमें भी 4 पॉइंट लिख देना, आपकी मर्जी है, जो 4 पॉइंट आप लिखना चाहें वो आप लिखेंगे।
इसके बाद आइए नेक्स्ट जो क्वेश्चन पूछा गया था फिफ्थ वाला। फिफ्थ वाले में आपसे पूछा गया था कि बिजनेस एथिक्स क्या होता है, ठीक है, तो उसकी हमने मीनिंग बता दी, बिजनेस एथिक्स क्या होता है। फिर दूसरा उसने पूछा था बिजनेस एथिक्स के फीचर्स क्या होते हैं, तो ये जो है फीचर्स हैं इसके बिजनेस एथिक्स के। इस तरह का टेबल बनाओगे, इस तरह का चार्ट बनाओगे तो आपको पूरे नंबर मिलेंगे। एग्जामिनर ज़्यादा पढ़ेगा ही नहीं, आपकी ये मेन पॉइंट ही बता देते हैं एग्जामिनर को कि आप जो है बढ़िया है पढ़ाई में, यानी कि आपने जो क्वेश्चन पेपर सॉल्व किया होगा या इस क्वेश्चन का आंसर जो आपने लिखा है वो बहुत ही बेहतरीन लिखा है। इस टेबल के थ्रू ही एग्जामिनर समझ जाता है। एग्जामिनर ज़्यादा डिटेल में नहीं जाता, वो देखता है आपने जो पॉइंट्स लिखे हैं वो क्या सही लिखे हैं। अगर आपने पॉइंट्स सही लिखे हैं, यहाँ पे मेंशन किया है, फ्लो चार्ट वगैरह डायग्राम बना दिया है, तो वो समझ जाएगा कि आप इनको एक्सप्लेन भी करना जानते होंगे, भले ही आपने थोड़ा बहुत गलत भी एक्सप्लेन किया हो। तो आपको ये सारे के सारे एक्सप्लेन कर देने हैं, ठीक है। थोड़ा थोड़ा एक्सप्लेन करना है जितना आप चाहें, ठीक है। मैंने यहाँ पे डिटेल एक्सप्लेन किया जितना मैक्सिमम हो सकता है। ये हो गया आपका। इसके बाद जो नेक्स्ट क्वेश्चन पूछा गया था उसमें पूछा गया था राइट्स ऑफ कंज्यूमर क्या होते हैं, उसकी हम बात करेंगे, ठीक है। तो यहाँ पे देखिए ये रहा वो दूसरा आंसर, ये आप देख पा रहे हैं। तो ये सारे के सारे राइट्स हमें बताना है। राइट ऑफ सेफ्टी हो जाता है उनका, ठीक है, राइट ऑफ इंफॉर्मेशन हो जाता है, राइट ऑफ चूज़ हो जाता है, इसके अलावा जो राइट टू बी हियर्ड हो जाता है, ठीक है, और राइट टू कंज्यूमर एजुकेशन भी हो जाता है। तो इस तरह से और भी हैं, राइट टू रिप्रेजेंट हो जाता है। तो इसमें भी आपको कोई भी जो है आपको आंसर देखना है कि कितने नंबर का है। अगर 4 नंबर का है तो 4 पॉइंट लिखिएगा, 4 नंबर का है तो 4 पॉइंट लिखिए, 5 नंबर का है तो 5 पॉइंट लिखिए, 8 नंबर का है तो 8 पॉइंट लिखिए, ये ध्यान रखना है। तो जितने नंबर का कोई क्वेश्चन है उतने ही नंबर उतने ही पॉइंट आपको लिखने हैं, बस इतना ध्यान रखना। इसके बाद आपसे एक और तीसरा क्वेश्चन पूछा गया था, सिग्निफिकेंस ऑफ मार्केटिंग टू द फर्म क्या होता है। तो ये रहा वो तीसरा क्वेश्चन जिसकी हम बात कर रहे थे, उसका आंसर हम यहाँ पे बता सकते हैं, ठीक है। तो ये इसका आंसर हो जाएगा। फर्स्ट पॉइंट है, इसका सेकंड पॉइंट है, देन थर्ड पॉइंट है। आपको कोई भी 4 पॉइंट बता देना है, ज़्यादा ज़रूरी नहीं डिटेल में आप जाओ बहुत ज़्यादा। तो ये आपके कोई भी 4 पॉइंट जो आपको अच्छा लगता है वो लिख सकते हैं। इसके बाद जो सिक्स क्वेश्चन पूछा गया था, सिक्स की बात करते हैं। तो सिक्स में आपसे पूछा गया था प्रिंसिपल ऑफ मैनेजमेंट जो है उसको इम्प्रूव करने के लिए जो है हमें जस्टिफाई करना है स्टेटमेंट को। तो ये हमारा जस्टिफिकेशन है प्रिंसिपल मैनेजमेंट को, जो हम कैसे मैनेजमेंट जो है प्रिंसिपल ऑफ मैनेजमेंट कैसे इंप्रूव करते हैं एफिशिएंसी ऑफ एम्प्लॉयज़ को, ये हमें बताना था क्वेश्चन नंबर 6 में। तो हम इन पॉइंटों के माध्यम से बता सकते हैं कि भाई इस तरह से जो है एम्प्लॉयज़ की एफिशिएंसी इम्प्रूव हो सकती है प्रिंसिपल ऑफ मैनेजमेंट के द्वारा। तो इसमें आपको जितने पॉइंट का नंबर था, जितने क्वेश्चन का नंबर था, यानी कि 4 नंबर का क्वेश्चन है तो एटलीस्ट 4 पॉइंट तो आपको लिखना है। बाकी आप ज़्यादा लिखना चाहे तो आपकी मर्जी है, लेकिन जितने नंबर का क्वेश्चन है उतना ही लिखना है। दूसरा जो क्वेश्चन पूछा गया था उसमें पूछा गया था करंट अकाउंट इज़ सूटेबल फॉर बिजनेसमैन। तो ये करंट अकाउंट जो है ये सूटेबल होता है बिजनेसमैन के लिए। इसको स्टेटमेंट को आपको सही या गलत ठहराना है। तो इसको आपको बता देना है कि क्या होता है ये करंट अकाउंट, क्या ये बिजनेसमैन के लिए सूट करेगा। तो इसमें भी 4 पॉइंट लिख दोगे तो ये आंसर आपका कंप्लीट हो जाएगा। इसके बाद जो तीसरा क्वेश्चन इसमें पूछा गया था आपसे, वो बोला गया था कि जो कंज्यूमर प्रोटेक्शन एक्ट है वो पास गया था इंटरेस्ट ऑफ कंज्यूमर में, ठीक है ना। जो कंज्यूमर प्रोटेक्शन एक्ट है वो पास किया गया था कंज्यूमर के प्रोटेक्शन के लिए, ठीक है। तो ये बताना है कि ये स्टेटमेंट कैसा रहेगा, क्या ये सही है। तो इसमें हमने बता दिया कि भैया ये सही स्टेटमेंट है और इस तरह से हम इसके आंसर को जस्टिफाई करेंगे। तो ये इसके पॉइंट्स हैं। हो गया ना। अब चौथा जो क्वेश्चन पूछा गया था, इसमें पूछा गया था कि क्या हमें कोई ब्रांडिंग की नीड होती है अगर हमें अपनी कोई पहचान बनानी है कंज्यूमर्स में, तो ब्रांडिंग हमें चाहिए कि नहीं चाहिए। तो बिल्कुल भैया, सिंबल हो, डिज़ाइन हो, ब्रांडिंग तो हमारी जो है पहचान होती है, छाप होती है कंज्यूमर्स के अंदर, है ना। हम बोलेंगे किसी को यार जैसे कि आपने वुडलैंड का शूज़ देखा है क्या, सुना है, अरे हाँ वुडलैंड तो बहुत अच्छा ब्रांड है ना। तो इस तरह से ब्रांडिंग बहुत इम्पैक्ट करती है कंज्यूमर्स पे। तो ये हम इसमें बताएंगे आंसर्स में। तो इसमें भी 4 पॉइंट लिख करके आप इसको समाप्त करेंगे। इसके बाद जो सातवां क्वेश्चन पूछा गया था उसमें से कोई भी आपको 2 अटेम्प्ट करने थे, मैंने तो आंसर सारा ही दिया हुआ है। इसमें पूछा गया था आपसे कि जो डिफरेंट टेक्निक्स होते हैं साइंटिफिक मैनेजमेंट के वो कौन कौन से होते हैं। तो ये रहा इसका टेक्निक का चार्ट। इस तरह का चार्ट जरूर बनाना यार, जहाँ जहाँ हमने आपको बताया है उस तरह का आप काम करते हो तो समझ लो एग्जामिनर आपकी कॉपी आंख बंद करके चेक कर देगा, ये ध्यान रखना, और पूरे नंबर देगा आंख बंद करके, ध्यान रखना। तो इस तरह के टेक्निक आपको यूज़ करनी है। आपको इस तरह का फ्लो चार्ट जरूर बनाना है, बेहतरीन तरीके से आपको हेडलाइंस लिखनी है, बेहतरीन तरीके से उसको सजा के लिखना है। तो इस तरह से आपको जो है नंबर पूरे मिलते हैं। यहीं से एग्जामिनर समझ जाएगा कि आपने इस क्वेश्चन का आंसर दे दिया है, उसको आगे पढ़ने की ज़रूरत नहीं है ये सब चीज़ें, ठीक है। तो ये चीज़ आपको ध्यान रखनी है। टेबल बना दोगे ये।
अब टेबल बनाने के बाद में जो है इसको थोड़ा थोड़ा डिस्क्राइब कर दोगे। 4 नंबर का क्वेश्चन है तो आप उसके हिसाब से करोगे, अगर 8 नंबर का क्वेश्चन है तो उसके हिसाब से करोगे, 10 नंबर का क्वेश्चन है तो उसके हिसाब से करोगे, जो भी क्वेश्चन है उसके हिसाब से आप इस पॉइंटों को एक्सप्लेन करोगे। तो यहाँ पे वर्क स्टडी, टाइम स्टडी, मोशन स्टडी, ठीक है ना, ये सारे हम लिख देंगे। मेथड स्टडी सभी को डिस्क्राइब कर देंगे। फटीग स्टडी, इंस्टेंटाइजेशन टूल, इक्विपमेंट, साइंटिफिक टास्क सेटिंग, ठीक है, ये सारे सारे पॉइंट जो है हम जितने भी इसमें नंबर वाइज डिस्क्राइब कर देंगे। इसके बाद जो दूसरा इसमें क्वेश्चन पूछा गया था, हमें पूछा गया था कि कितने टाइप्स के वेयर हाउसेज होते हैं, ठीक है, उनको हमें समझाना है, एक्सप्लेन करना था। तो हमारे वेयर हाउसेज जो होते हैं वो 7 टाइप्स के होते हैं, ठीक है। और ये क्वेश्चन अगर 4 नंबर का है तो मैं 4 एक्सप्लेन करूंगा, अगर ये क्वेश्चन 5 नंबर का है तो इसमें से मैं 5 पॉइंट एक्सप्लेन कर दूंगा। क्लियर? ओके। अब देखिए, ये जैसे 7 है तो 7 में से अगर ये क्वेश्चन मेरा 5 नंबर का था तो मुझे 5 नंबर का है तो मैं कोई भी 5 पॉइंट इसमें से एक्सप्लेन कर दूंगा, पहला, दूसरा, तीसरा, चौथा, पाँचवा, या फिर दूसरा, तीसरा, चौथा, पाँचवा, छठा, या फिर तीसरा, चौथा, पाँचवा, छठा, सातवां, या फिर पहला, दूसरा, चौथा, पाँचवा, छठा, जो भी मेरे को आपको इच्छा हो, जो आपको चाहिए, वो आपको अच्छा लगता है वो आप इसको एक्सप्लेन करिए। तो ये हो गया इसका एक्सप्लेनेशन। तो यहाँ पे इसको हम एक्सप्लेन करेंगे कि भाई पब्लिक क्या होता है, बॉन्डेड क्या होता है, ये सारी सारी चीज़ें हम इसमें समझाएंगे। ड्यूटी पेड वेयर हाउसेस क्या होते हैं, गवर्नमेंट वेयर हाउसेस क्या होते हैं, कोऑपरेटिव। इसके बाद जो है आपका नेक्स्ट एक क्वेश्चन पूछा गया था जिसमें रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ बतानी थी कॉमर्शियल ऑर्गेनाइजेशन टुवर्ड द इन्वेस्टर्स। जो इन्वेस्टर्स होते हैं तो उनके लिए जो है रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ जो है बिजनेस ऑर्गेनाइजेशन का क्या होता है, ठीक है, इन्वेस्टर्स के लिए। तो ये रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ होती हैं जिसमें हमारे 6 पॉइंट आते हैं। टेबल हमने बना दिया, इसको हम फ्लो चार्ट के रूप में दर्शा देंगे और इसको फिर जो है हम एक्सप्लेन कर देंगे। इसमें से कोई भी, जैसे 5 नंबर का पॉइंट, 5 नंबर का हमारे क्वेश्चन है तो हम इसमें से कोई भी 5 रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ को जो है क्या करेंगे, ड्रॉ कर देंगे बेहतरीन तरीके से। तो ये फर्स्ट रिस्पॉन्सिबिलिटी, सेकंड है, देन थर्ड है, फिर फोर्थ है, आपकी फिफ्थ है, ठीक है, और ये रहा सिक्स्थ। आप कोई भी 5 एक्सप्लेन कर देना, जरूरी नहीं कि आप 6 करो। इसके बाद 8वां जो क्वेश्चन आता है आपका, जिसमें से केवल एक ही करना होगा, जिसमें आपको 8 नंबर मिलेंगे। तो इसमें पहला क्वेश्चन पूछा गया था डिफरेंट टाइप्स ऑफ बैंक कौन कौन से हैं आपको बताना है, ठीक है, और डेफिनेशन बतानी है कि बैंक जो है वो क्या होता है। तो डिफाइन कर दिया हमने बैंक को कि बैंक क्या होता है, ठीक है। इसके अलावा जो है टाइप्स कितने होते हैं बैंक के, तो ये सारे हम फ्लो चार्ट के द्वारा हम दिखा देंगे भाई कौन कौन से बैंक्स होते हैं। और इन बैंक्स में से कोई भी, जैसे 8 नंबर का एक क्वेश्चन है तो हमारे पास देखिए बैंक्स जो है कितने हैं, 1 2 3 4, देन 5 6 7 8 9, 9 में से मुझे कोई भी 8 एक्सप्लेन करना है, ठीक है, 9 में से कोई भी 8 एक्सप्लेन करना है। तो ये ध्यान रखना है कि हमें कोई भी जितने मार्क्स हैं उतने ही एक्सप्लेन करने हैं। तो मैंने सेंट्रल बैंक कर दिया, कमर्शियल बैंक का एक्सप्लेन कर दिया, ठीक है। ज़्यादा आपको डिटेल नहीं देनी है, बस जितना जितना आप लिखना चाहो उतना लिखना। मैंने तो डिटेल दिया है लेकिन आपको ज़रूरी नहीं है कि आप छोटे छोटे ये डिटेल भी दो। इसके बाद जो है आपका कोऑपरेटिव बैंक्स कौन कौन से होते हैं, ठीक है, उसके अंदर अंदर भी पॉइंट्स आते हैं लेकिन ज़रूरी नहीं है कि आप ये पॉइंट्स लिखें। इंडस्ट्रियल डेवलपमेंट बैंक के बारे में बता दोगे, एक्सचेंज बैंक के बारे में बता दोगे, रीजनल रूरल बैंक्स जो होते हैं उनके बारे में बता दोगे, सेविंग बैंक्स जो होते हैं उनके बारे में, इन्वेस्टमेंट बैंक्स और स्पेशलाइज्ड बैंक्स। तो इसमें आपको जो है ज़्यादा डिटेल नहीं लिखना है, जो आप मेन हेडिंग है उसी को एक्सप्लेन कर दो तो आपका काम हो जाता है। तो इस तरह से ये क्वेश्चन जो है ये पहला क्वेश्चन कंप्लीट होता है। इसमें ही दूसरा पार्ट एक और पूछा गया है। अगर आप ये क्वेश्चन नहीं करना चाहते, सपोज करिए बैंक वाला, तो आपसे दूसरा क्वेश्चन और पूछा जाएगा एक, जिसमें आपको टाइप्स ऑफ मार्केट इन डिटेल बताना है। तो ये देखिए टाइप्स ऑफ मार्केट है, ठीक है, किस किस बेसिस पे है, एरिया कवर करता है उसके हिसाब से कौन कौन से मार्केट होते हैं, टाइम के हिसाब से कौन से मार्केट होते हैं, वॉल्यूम ऑफ ट्रांजैक्शन के हिसाब से कौन कौन से मार्केट। इन्हीं में से एमसीक्यू, इन्हीं में से छोटे क्वेश्चन 5 5 नंबर के यहीं से बनते हैं। पूछता है टाइम के हिसाब से, वेरी शॉर्ट पीरियड, शॉर्ट पीरियड और लॉन्ग पीरियड, तो वो स्पेस छोड़ देगा, बोलेगा वेरी शॉर्ट पीरियड, लॉन्ग पीरियड, द बीच में कौन सा आएगा, शॉर्ट पीरियड। ये भी आपको ध्यान रखना है। वॉल्यूम ऑफ ट्रांजेक्शन के हिसाब से, इंपॉर्टेंस के हिसाब से, फिर नेचर ऑफ गुड्स के हिसाब से, रेगुलेशन के हिसाब से और कंपटीशन के हिसाब से जो मार्केट है उनके टाइप्स हमने बता दिए। तो इस तरह से आपका जो है ये फ्लो चार्ट बन जाएगा। ये फ्लो चार्ट बनाने के बाद आपका एग्जामिनर आपके इन पॉइंटों को पढ़ेगा ही नहीं, इन सभी को पढ़ेगा ही नहीं। वो देख लेगा बच्चे ने कर दिया भैया, इसको सब कुछ पता है, इसने सही तरीके से यहाँ पे फ्लो चार्ट बनाया, इसका मतलब इसको सारा पता है। तो आपको जो है टाइप्स ऑफ मार्केट को डिस्क्राइब कर देना है। कोई भी आपका 8 नंबर क्वेश्चन है तो कोई भी 8 जो है टाइप्स ऑफ मार्केट को डिस्क्राइब कर देंगे। तो इस तरह का आपका ये आंसर हो जाएगा, आप देख सकते हो, ठीक है। इस तरह का ये सारा आंसर है आपका। ये ऑन द बेसिस ऑफ वॉल्यूम है, ऑन द बेसिस ऑफ इम्पोर्टेंस है, उसके बाद ऑन द बेसिस ऑफ नेचर ऑफ गुड्स है, ऑन द बेसिस ऑफ रेगुलेशन है, ऑन द बेसिस ऑफ कंपटीशन है, ठीक है। तो इसमें आप जो भी जितना मन करे उतना एक्सप्लेन करिए, जरूरी नहीं कि आप सारा एक्सप्लेन करो। तो ये भी आपको ध्यान रखना है।
ये हो गया आपका सॉल्यूशन। और यदि आप वीडियो से नहीं पढ़ पा रहे हैं तो इसके लिए बहुत बच्चों ने रिक्वेस्ट करी थी, तो मैनेजमेंट डिसाइड किया कि आप जो है पीडीएफ प्राप्त करना चाहें तो इस मेथड से आप पीडीएफ को प्राप्त कर सकते हैं, जैसा कि हम आपको बहुत बार हर वीडियो में बताते हैं। तो यहाँ पर जो प्लेलिस्ट आ रही है इसको चेक कर लीजिएगा। इस प्लेलिस्ट में आपको वो सारी चीज़ें मिल जाएंगी जिसकी आपको आवश्यकता है। थैंक यू वेरी मच, हैव ए गुड डे।